सिवनी शहर दक्षिण भाजपा मंडल के अध्यक्ष भाई अभिषेक दुबे हमारे साथ हैं। चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव चरम में है। अभिषेक जी, कैसे देखते हैं चुनाव को? कितनी टक्कर है अभी विपक्षी दल से? बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भैया, आपने यहाँ इंटरव्यू के लिए मुझे आमंत्रित किया। आपको और सभी जो भी श्रोता इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, सभी को धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, इलेक्शन शुरू हो गए हैं और इलेक्शन जो होता है हमेशा से टक्कर वाला ही होता है। तो अब टक्कर हमारी जारी है। दूसरी पोजीशन के लिए बाकी के दल लड़ रहे हैं, हम प्रथम पोजीशन में बने हुए हैं और बने रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर विजय दिलाएंगे। हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय दिनेश राय मुनमुन जी, जो कि पूर्व में भी यहाँ से विधायक रहे हैं, वो पुनः यहाँ से अच्छे भारी मतों से चुनाव जीत करके आएंगे। सिवनी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है सिवनी जिले में जहां आधा मतदाता शहर में रहता है, आधा गांव में रहता है। जी, शहरी क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस ने कि युवा प्रत्याशी को उतारा है। जी, टक्कर कितनी देख पा रहे हैं आप? देखिए, चुनावों में वो अपना प्रचार कर रहे हैं, हम अपना प्रचार कर रहे हैं। वो अपने प्रत्याशी को बेहतर बता रहे हैं, तो हम अपने प्रत्याशी को बताना चाहेंगे कि वो बेहतर नहीं, बेस्ट है। क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी है दिनेश राय मुनमुन जी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। चाहे 4 लेन को लेकर के संघर्ष रहा हो, चाहे मेडिकल को लेकर के संघर्ष रहा हो, किसी भी विषय को लेकर के संघर्ष रहा हो, उन्होंने संघर्ष किया है और जनता के साथ हमेशा खड़े रहे। वो हमेशा मेहनत करते हैं। आप सुबह 7 बजे किसी कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित करो और उन्होंने अगर आपको समय दिया है तो वो सुबह 7 बजे आपके पास उपस्थित मिलेंगे। रात को 11 बजे अगर किसी को ज़रूरत होगी तो रात को 11 बजे मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि जब कोरोना काल था तो पूरे प्रदेश में वो केवल इकलौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी पूरी विधायक निधि होती है, 1 करोड़ रुपए जो विधायक निधि होती पूरी की पूरी उठा करके जिला चिकित्सालय को दे दी थी कि जो भी कोरोना में आवश्यकता होगी तो उसको आप उपयोग कर सके। उनका अनुसरण करते हुए आप देखेंगे तो 230 विधानसभाओं के विधायकों ने भी अपनी अपनी राशि हॉस्पिटल्स को दी थी। तो ऐसे अनुकरणीय हमारे विधायक हैं और पुनः वो अच्छे मतों से जीतेंगे। नगर की प्रमुख मार्ग है ये मॉडल रोड जी, जिसको लेकर आज भाजपा श्रेय ले रही है और स्वयं विधायक जी भी कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है जी। पर एक समय था जब विधायक जी ही इसमें भ्रष्टाचार की बात लेके काफी उद्वेलित नजर आए थे जी। ऐसा क्यों? देखिए, पर्टिकुलर उस समय ऐसा हुआ था कि कुछ पैचेस उखड़ गए थे इस रोड के, तो उसको लेकर के उन्होंने ठेकेदार पर आरोप लगाए थे कि ये जो काम हुआ वो ठीक से नहीं हुआ। पर उसी रोड पर उन्होंने टायरिंग के लिए फिर से पुनः प्रयास किया और माननीय नितिन गडकरी जी ने इस रोड के लिए पुनः टायरिंग के लिए पैसे उपलब्ध कराए और इस रोड की टायरिंग हुई। उसके बाद से आप देख सकते हैं रोड एकदम सुव्यवस्थित है। नितिन गडकरी जी के विषय में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उन्होंने 126 करोड़ रुपए और उपलब्ध कराए हैं, जो कि आपके सीलादेही मार्ग से लेकर के लुगरवाड़ा का जो पूरा मार्ग है उसके चौड़ीकरण, विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए दिए गए हैं। साथ ही साथ हमारा जो रेलवे का ओवरब्रिज बनना है उसके लिए भी उनके द्वारा पैसे दिए गए। तो मैं नितिन गडकरी जी का भी और हमारी केंद्र की भाजपा सरकार मोदी जी का इसलिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 4 लाइन सड़क बनी जी, और साउंड प्रूफ कॉरिडोर की बड़ी बात हो रही थी जी, कि देश में सबसे बड़ा साउंड प्रूफ कॉरिडोर हमारे यहाँ बना जी, उसमें दरार आ गई। जी। तमाम विपक्षी लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं जबकि भाजपा उसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताती है। कैसे देखते हैं आप आरोपों को? देखिए, आरोप तो आरोप होते हैं, आरोप लगाने में किसी का कुछ जाता नहीं है। आरोप तब लगते थे जब वो सड़क पूरी की पूरी टूटी हुई थी। मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि सऊदी की एक महिला हमारे यहाँ आई थी, यहीं की रहने वाली थी, वो यहाँ की रहने वाली थी और नागपुर से आ रही थी। वो अपनी कार से जा रही थी और बाजू से एक ट्रक जा रहा था, बीच में एक गड्ढा आया और वो ट्रक उनकी कार के ऊपर गिर गया और वो महिला एक्सपायर हो गई। हमने न्यायालय में आवेदन किया कि इनके ऊपर 304A का प्रकरण बनाया जाए, NHAI पर भी और केंद्र की सरकार में बैठे गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी, ताकि इन पर कार्रवाई हो सके और भारत की छवि जो विश्व स्तर पर धूमिल हो रही है वो ना हो सके। पर उसके बाद आप देखेंगे कि इस रोड को बनाया गया। आप ये भी देख सकते हैं कि आनंद महिंद्रा जी ने अपने वॉल से उस पोस्ट को डाला था कि इतनी शानदार रोड यहाँ पे बनी हुई है। एक पेच वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, अति वर्षा के चलते वो गड़बड़ हुआ, उसको रोड को तुरंत बंद किया गया, हमारे जनप्रतिनिधि पहुँचे और उसको रिपेयर किया गया। तो हमारे यहाँ तुरंत कार्रवाई की जाती है और प्रयास किया जाता है कि जो जीवन रेखा हमारा नागपुर जबलपुर मार्ग वो हमेशा खुला रहे, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। पूर्व विधायक जी लगातार अपने आप को शराब के कारोबार से हटने की बात करते हैं कि उनका कोई संबंध नहीं जी, बावजूद उसके लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल उन्हें शराब व्यापारी, शराब कारोबारी कह के संबोधित करते हैं। हकीकत क्या? देखिए, वो उनका जो जातिगत व्यवसाय जो है हो सकता है वो शराब का हो, पर किंतु उनका कहीं पे उसमें हस्तक्षेप नहीं है। अगर हस्तक्षेप होता तो ये लोग कागज प्रस्तुत करते कि फलानी दुकान के ठेकेदार साहब हैं, फलानी दुकान के ठेकेदार ये हैं या उनके परिवार से कोई है।
आज तक कोई लिखित प्रमाण इनके द्वारा दिया नहीं गया, केवल ये लोग आरोप ही लगाते हैं और इनका काम ही आरोप लगाना है। जबकि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो रजिस्टर्ड, जिनके ऊपर केस बने हुए हैं, रजिस्टर्ड केस है उनके ऊपर कि वो शराब का व्यवसाय करते हैं, उनका परिवार शराब का व्यवसाय करता है और वो फरारी भी काट चुके हैं इन सब मामलों को लेकर के, जमानत लिए हुए हैं। तो कांग्रेस के लोग शराब का व्यवसाय कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं हमारे माननीय विधायक जी पर। यह दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। आप संगठन के मुखिया हैं एक तरह से शहर में जी, और ये कहा जा रहा है कि संगठन का एक बड़ा वर्ग जी, जो बड़े नेता हैं जी, वो अभी भी रुष्ट हो, तो क्या डैमेज कंट्रोल करने की जो भाजपा की नीति थी वो सक्सेस नहीं हो पाई? नहीं, सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक परिवार है। हमारा जो परिवार है वहाँ पे थोड़े दिन के लिए आदमी रुष्ट हो सकता है, कोई व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है, किंतु जब परिवार को आवश्यकता होती है तो सब लोग एक होते हैं। और हमारे सभी पदाधिकारी जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। माननीय मोदी जी का यहाँ पर आगमन हुआ, आप देख सकते हैं। अगर हमारे लोग अलग होते, बिखरे होते, तो इतना सफल कार्यक्रम नहीं हो पाता। माननीय मोदी जी के आने के बाद एक सकारात्मक माहौल है और बहुत ही अच्छा वातावरण पूरे सिवनी में बना हुआ है। हम 4-0 से पूरी विधानसभाएं जीतेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सिवनी में मोदी जी आए थे जी, सिवनी से ज्यादा वो लखनऊ लखन कुंवर भगवान की बात कर जी, रहे जी, हैं। जी। क्या था वो मामला? एक्चुअली होना ये था कि पहले उनका कार्यक्रम सिवनी का डिसाइड हुआ था, फिर बीच में कार्यक्रम ऐसा तय हुआ कि वो खंडवा और लखनादौन जाएंगे। तो जो पेपर्स थे मेरे ख्याल से वो मिसमैनेज हो गया और उनको थोड़ा सा लखनादौन का थोड़ा सा जो कागज़ होगा वो उपलब्ध करा दिया गया। पर जब उनको करेक्ट किया गया कि ये सिवनी का प्रोग्राम है, ये वाला सिवनी का प्रोग्राम है, तो उन्होंने अपने आप को करेक्ट भी किया था। आप देख रहे होंगे उस कार्यक्रम को, तो उन्होंने अपने आप को करेक्ट भी वहाँ पर किया था। अभिषेक जी, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं हाँ। वो एक ताकतवर नेता है, बड़े पद में हैं जी, और इतनी बड़ी गलती हो गई, उसको इतना हल्के में ले रहा। अगर कांग्रेस का कोई नेता या राहुल गांधी इस बात को ले लेते तो भाजपा हाहाकार मचा देती। मोदी जी के और भाजपा संगठन के बीच में जो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको इतने हल्के में ले रही भाजपा। नहीं, देखिए, वो तो थोड़ा सा ऑन पेपर गड़बड़ी हो जाती है। कोई कागज़ यहाँ का वहाँ रखा जाता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और उस गलती को वहाँ पर बैठे लोगों ने करेक्ट भी किया। जनता ने भी आवाज़ लगाई और यहाँ जो मंच पर मंचासीन हमारे नेतागण उपस्थित थे, उन्होंने उसको करेक्ट भी किया और उसके बाद मोदी जी ने उस पर सुधार भी किया। और यदि लखन कुंवर की नगरी की जय बोल दी तो इसमें किसको बुरा लग रहा है? क्या कांग्रेस कहती कि लखन कुंवर की नगरी की जय ना बोले, सिर्फ जय जय कमलनाथ ही बोले? उनका ऐसा विषय हो सकता है, पर हम आदि शंकराचार्य जी की भी जय बोलते हैं, परम सम्मानित स्वरूपानंद शंकराचार्य जी की भी जय बोलते हैं और लखन कुंवर की नगरी की लखनादौन की भी जय बोलते हैं। पर लखन कुंवर की नगरी लखनादौन की जय मोदी जी के द्वारा बोला गया तो उसके विरोध में कांग्रेस उतरी हुई है। जगह जगह लिख रही है कि मोदी जी लखन कुंवर नगरी की जय बोल रहे हैं। इसमें गलत क्या है, आप मुझे बताने का प्रयास करें। स्वामी स्वरूपानंद जी की कर्मभूमि और जन्मभूमि है सिवनी जी, शंकराचार्य जी यहीं पैदा हुए और सिवनी की पहचान शंकराचार्य जी के नाम से थी। जी, जी, जी। आज वो ब्रह्मलीन हो गए हैं जी, पर मोदी जी ने सारे महापुरुषों का नाम लिया, शंकराचार्य जी का नाम, और उन्हें संबोधित करना भूल गए। ऐसा क्यों? वो उनसे हो सकता है भाषण में वो ना निकला हो, किंतु उनके पूर्व हमारे पर्टिकुलर जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ के जो क्षत्रप हैं आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, आप उनका भाषण सुन सकते हैं। उन्होंने आदि शंकराचार्य जी की भी जय बोली, शंकराचार्य जी की भी जय बोली, उनके जन्मभूमि के विषय में भी वर्णन किया। तो हर नेता उसी विषय को रखे या वो जय बोले, ऐसा आवश्यकता है नहीं। हो सकता है मोदी जी से भूल हो गई हो, किंतु ऐसा नहीं कि हमारे मन से वो ना बोला गया हो, मन से बोला गया। जी ने शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के संबंध में क्या बोला था, थोड़ा बता पाएंगे? हाँ, ये जन्मस्थली है शंकराचार्य जी की और मैं प्रणाम करता हूँ और परम सम्मानी शंकराचार्य जी के, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा उनके भाषण में आप सुन सकते हैं उनके भाषण। चलिए लोकल मुद्दे पर आते हैं जी। 17 को मतदान है जी, कितने वोटों से जीतने की रणनीति आप बना रहे हैं, कितने से संभावनाएं तलाश रहे हैं? लगभग हम पिछले जितने भी मत हैं उनको रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और पिछले बार की हमारी जो जीत है उससे बम्पर जीत हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हम 25,000 प्लस वोट से यहाँ पर आराम से जीत के जाएंगे। लाडली बहना योजना को आप संजीवनी मानते हैं? जी हाँ। महंगाई कोई बड़ा मुद्दा समझ में नहीं आ रहा इस चुनाव में? देखिए, महंगाई तो है, लेकिन महंगाई दर के हिसाब से देखोगे आप तो बीते दशक और आप अगर उसको इकोनॉमिकली देखोगे तो महंगाई की दर थोड़ी बढ़ी है, किंतु उतनी भी नहीं बढ़ी है कि रीच में ना हो। तो महंगाई उतना बड़ा विषय मेरे हिसाब से नहीं है। और लाडली बहना जो योजना है वो डायरेक्ट बहनों के खाते में पैसा जा रहा है। आपको ध्यान में होगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने भरे मन से कहा था कि जब मैं 1 रुपये दिल्ली से भेजता हूं तो मात्र 15 पैसा जनता तक पहुंचता है, 85% पैसा जो है वो बीच में गायब हो जाता है। जब माननीय मोदी जी ने लोगों के जनधन खाते खोलने की बात रखी तो लोगों ने कहा कि ये जिनके पास पैसे ही नहीं तुम उनके खाते खोला रहे हो। तो माननीय मोदी जी ने खाता भी खुलाया और उन खातों में पैसा भी डलवाया। आप देखोगे तो 2,50,000 रुपये सीधा खाते में मिला है हितग्राही को आवास योजना के नाम पे।
1250 रुपये सीधे अभी मिल रहा है लोगों को। तो जितनी भी योजनाएं हैं अपने स्वयं के खाते में हितग्राही को मिल रही है, और लाडली बहना योजना जो है वो हमारी गेम चेंजर योजना है, लोगों तक पहुँच रही है और उसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। आप चूंकि पार्षद भी रहे हैं जी, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी योजना आज खंडहर बनती नजर जी हाँ, आ जी रही हाँ, है। जी हाँ। क्या है वो मामला और उस पर क्या जी कार्रवाई? जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोंटी कार्लो करके एक कंपनी थी, उस कंपनी ने इस काम को लिया था, किंतु जब वो कंपनी काम नहीं कर पाई तो वो यहाँ से भाग गई। उसने जो एडवांस पेमेंट होता है एडवांस पेमेंट भी प्राप्त किया था, लेकिन हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसको जो एडवांस पेमेंट दिया था वो एडवांस पेमेंट ब्याज सहित वापस वसूला है। वो कंपनी भाग गई तो उसको ब्लैकलिस्टेड किया और उसके साथ में उसको जो पैसा दिया था वो ब्याज सहित वापस वसूला है, और पुनः उसका आप काम जारी है, आप जाकर देख सकते हैं, पुनः उसका काम जारी है और वो आवास योजना जल्द से जल्द कंप्लीट होकर के जो भी उसके हितग्राही हैं उन्हें उनको उनका मकान प्राप्त होगा। अभिषेक दुबे थे, ये संगठन के अगुआ हैं और शहर में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। अपनी बात, अपनी पार्टी का पक्ष इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारे साथ शेयर किया। हमें दीजिए फिलहाल इजाज़त, फिर नमस्कार। होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।